हम लोग सबको मालूम है कि संविधान दिवस हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट हम लोग सिर्फ इसको एक आज का दिन ही सिर्फ नहीं, इसका इम्पोर्टेंस को हमेशा हम कैसे बचाए रखना है उसको सोचना होगा। आप सबको मालूम है 2015 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि 26 नवंबर हम जिसको बहुत एक इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में तो मनाते थे, लेकिन कोई औपचारिक रूप से कार्यक्रम हमारे देश में नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट में इसको लॉ डे करके मनाते थे, सारा लीगल फ्रेटर्निटी इसको अलग अलग तरीके से मनाते थे और देश भर में कुछ ना कुछ एक कार्यक्रम होते थे, मगर इस स्तर का इस कोई दर्जा नहीं दिया गया। तो 11 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि आज से यानी कि उस साल से 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस देश में मनाया जाएगा और तब से जुडिशरी में भी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस में भी संविधान दिवस के रूप में कंटिन्यूसली हम लोग मना रहे हैं। और मैं बहुत करीब से काम किया है ये संविधान दिवस को मनाने में। मुझे अच्छा लगता है कि आज देश भर में इसको सही रूप से मनाया जाता है। और आज के दिन क्योंकि हम लोगों को याद भी स्मरण भी करना होगा कि 26 नवंबर 1949 जब इसको अडॉप्ट किया गया था, जो आदरणीय गवर्नर साहब ने आज पढ़ा और हम लोगों ने उसको साथ में प्लेज के रूप में प्रियम्बल को अडॉप्ट जो जैसे किया था वैसे ही हमने भी पढ़ा। तो उसको आप देखा जाएगा तो संविधान निर्माताओं और हमारे देश के आम लोगों के बीच में कैसे जोड़ा गया है ये संविधान ने। अदरवाइज आम आदमी के लिए संविधान क्या होता है? एक किताब है। संविधान का मतलब और संविधान के बाद क्या है, बहुत लोगों को इसका समझ नहीं है। संविधान में जैसे व्यवस्था किया तब से लेकर के आज तक हमारा देश चल रहा है। संविधान कितना फ्यूचरिस्टिक था आप उस समय सोचिए, जब संविधान का सभा में जब डिबेट होते थे, अंबेडकर साहब के चेयरमैनशिप में जब ड्राफ्टिंग शुरू किया, हम लोग अभी भी इसको देखते हैं कितना प्रकार से उन्होंने कल्पना किया कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, स्टेट का जगह में ग्रुपिंग होना चाहिए, प्रोविंस का जगह में किस तरीके से सब नेशनल यूनिट होना चाहिए, पावर एंड फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना देना चाहिए और प्रोविंसेस यानी कि राज्यों में कितना जाना चाहिए। ये सारा डिबेट को आप जब देखेंगे तो आपको पता लगता है कि उस समय, अभी तो हम लोगों को सोचने में बहुत आसान है, उस समय कैसा मालूम कि 50 साल बाद में 75 साल बाद में भारत देश कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, उसको सोचते हुए आखिर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संविधान का निर्माण हुआ। और जब यह संविधान सभा में जब इनेक्ट किया गया और एडॉप्ट किया गया और अपने आप को दिया, प्रियम्बल में शुरुआत होता है वी द पीपल। हम लोगों ने अपने आप को जो संविधान का किताब जो दिया है वो हमारे लिए एक तरीके से सबसे सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है हमारा देश के लिए, क्योंकि देश चलता है संविधान से। संविधान से ही सारा चीज उभर के आता है। हमारा राज्य बना संविधान के तहत। आज हम अधिकार से अपने लोगों को सेवा दे रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं, वो भी संविधान के तहत। और देश के आम नागरिकों को जो भी न्याय मिलता है, जो भी नागरिक होने के नाते जो उसका अधिकार है, वो भी संविधान के तहत ही अधिकार मिलता है। तो ये संविधान को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जगह जगह संविधान का अवेयरनेस के बारे में भी कार्यक्रम किया जाता है। आज हमारे स्कूल के और कॉलेज के बच्चे हैं और जो स्पीकर साहब ने जैसे बताया, यहाँ
डिबेट, डिस्कशन, सिंपोजियम वगैरह कराया जाता है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम खुद को ही नहीं मालूम कि हमारे अधिकार कहां तक है। तो जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान को समझने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तो जब लॉ मिनिस्टर था, पूरे भारत देश में हमारा जितने भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो 8वीं सूची में है, उसमें भी और उसके अलावा भी संविधान को ट्रांसलेशन किया। कई जगह मैं खुद जाकर के हैंड ओवर किया कि ये संविधान को, डॉक्यूमेंट को आम नागरिक तक कैसे पहुंचाना है। जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे तो आदमी देश का ठीक से प्रतिनिधि नहीं कर पाएगा। हर एक आदमी का एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कभी कभी हम लोग चलते 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 जो अपने दायित्व है उसके ऊपर में अपना जो हम लोगों का हक है, हम लोगों का अधिकार है, वो हावी हो जाता है। यानी कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस पे जब आपका अधिकार हावी हो जाता है तो उसमें देश के लिए समस्या पैदा होता है। कभी कभी मुझे ये देखते हुए चिंता भी होता है कि लोग सिर्फ अधिकार मांगता है। अधिकार तो है ही, वो तो संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है। इस देश के प्रति आपका ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स है, वो तो यूनिवर्सल है, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। बट इक्वली जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों को दिया गया है, उस फंडामेंटल ड्यूटी को भी पैरेलली आगे हम लोग को लेके चलना होगा। इसलिए जितने भी कानून व्यवस्था बनाया गया है उसमें सरल किया गया है। आप लोगों को तो यहाँ में तो सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ज़्यादातर लोग को पता है। आम नागरिकों के लिए कितना बदलाव 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। लगभग 1500 से ज़्यादा कानून जो बिना मतलब कई कानून अंग्रेजों ने बना के गया, उसको हम लोगों ने हटाया है। जो कंप्लायंसेस बर्डन होता है आम आदमी के जिंदगी में, बिना मतलब का रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के उसको बर्डन बना देता है, हम लोगों ने सब उसको हटाया है। कई कानून है, वो जो ऑफिसर है, कोई टैक्स ऑफिसर होगा, टैक्स इंस्पेक्टर होगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर होगा, या कहीं ना कोई कुछ अधिकारी होगा, वो कानून में लिखा हुआ है, 150 साल पहले कानून बनाया और आज उसको बिना मतलब लागू कर रहे हैं, जो कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि आम लोगों के जिंदगी में कम से कम दखल होना चाहिए, लोगों को आराम से जीने दो। कानून का जब कोई उल्लंघन करता है, कानून तब ही कार्रवाई करना है। बिना मतलब से आदमी घर में खा पी के बैठा है, पर्ची पहुंचा देता है, पुलिस थाना में समन करता है, लोगों को जिंदगी तबाही कर देता है, टेंशन डाल देता है। लोगों को जैसे जीना है, एक नागरिक को अपना अधिकार के हिसाब से जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसलिए जितना जो कानून अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बनाया, हम लोगों ने नाम भी बदलते हुए अब कई नए कानून लाए हैं, और बहुत जो ऑब्सोलेट लॉज है, रिडंडेंट लॉज व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी आर ऑल हैव बीन ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक्स। ये बहुत मामूली काम नहीं है। जब हम लोग देखते हैं पिछले 9.5 साल में जितने जो पुराने कानूनों को हटाने का प्रक्रिया और सरल कानून बनाने का जो प्रक्रिया शुरू किया, कितना देश आगे बढ़ चुका है। अब यहां हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी काफी कानून बनाते हैं। एक नया चीज हम लोग ने शुरू किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि जो भी कानून हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, एक टेक्निकल ड्राफ्ट होते हैं जिसका आप कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। हाईली जो हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होते हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में, उसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं वो कानून ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन वो कानून इतना कठिन होता है कि आम आदमी पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो ये नया कदम उठाया कि जब एक लेजिस्लेटिव बिजनेस में हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, साथ साथ पैरेलली आम आदमी के लिए सरल भाषा में लेजिस्लेचर का पूरा एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि आम आदमी को पता चले। मैं खुद लॉ एंड जस्टिस मंत्री होते हुए
कई कानून का इतना टेक्निकली इतना लंबा ड्राफ्ट है, वो पढ़ते 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 फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस पढ़ते पढ़ते जब लास्ट पहुंचता है तो पहले वाला तो भूल चुका होता है। इतना टेक्निकली होता है, सबको मालूम है। नॉट विद स्टैंडिंग वेरेस करके फिर उसके बाद में अलग अलग इंजंक्शन करते करते इतना टेक्निकली कानून बनाते हैं कि जो बनाने वाला का मजा आता है कि हमारा कानून को लोग समझ में नहीं आता, इतना कठिन अंग्रेजी में हमने लिख दिया है। क्या फायदा है ऐसा कानून बना के जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। कानून सरल होना चाहिए और आम लोगों को परेशानी नहीं करने वाला ऐसा कानून बनाना चाहिए। जो रेवोल्यूशनरी इंडियन पार्लियामेंट में पिछले 9.5 सालों में जो प्राप्त किया है, कभी हम लोग का स्पीकर साहब लोग का जब कार्यक्रम होता है यहाँ एमएलएस का और बाकी जो इलेक्टेड पंचायत के बॉडीज लोगों का ये होता है, उसमें ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन और उसका इंटरप्रिटेशन को लेकर के कहीं उसका अवेयरनेस प्लस उसका कोई डिस्कशन या कुछ सिंपोजियम रखना चाहिए ताकि हमको कानून के बारे में पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहता हूं। अब जब हम अपना संविधान का बात करते हैं तो उसमें जो मूल द पायस वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द जस्टिस, न्याय। हम आजाद भारत का दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मेंबर है। हर एक भारतीय, हम 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज प्राउडली कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली हैविंग द largest constitution in the world, but we are also the oldest democracy in the world. India is considered as the mother of democracy. इसका concept कई जगह में होता है। हमारा अरुणाचल में भी जो ट्राइब्स का उसमें सिस्टम होता है, जैसे केबंग होते हैं या आदि में भी होते हैं। हर जगह में अपना अपना जब झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फैसला करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्समेंट के लिए इसको हम कस्टमरी लॉस के हिसाब से जो देखते हैं, जो कोडिफाइड नहीं है। हमको कहीं ना कहीं इसको संविधान में जो हमको सुविधा दिया है उसके मुताबिक एनफोर्समेंट ऑफ लॉस कैसा होना चाहिए, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। क्योंकि हमारा स्पेशल प्रोविजन है अरुणाचल प्रदेश, तो संविधान का स्पेशल प्रोविजन से हमको खुद कुछ छूट दिया गया है। कई जगह हमारा कस्टमरी लॉस का प्रावधान होता है, तो ऐसा ना हो कि हम लॉलेसनेस में कल को फंस जाए और कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स के नाम पे हम अनजस्टिफाइड कदम ना उठाए। तो ये जस्टिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत ताकतवर आदमी है, वो किसी को आराम से दबा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आज मुख्यमंत्री जी यहाँ है, सरकार के सब लोग यहाँ बैठा हुआ है। आज भी अरुणाचल प्रदेश में कोई ऐसे हैं जो एक गांव में 1-2 परिवार रहता है, कुछ भी अगर उसको सुविधा नहीं मिला, या छोटा छोटा कम्युनिटीज हैं जिसका एक गांव में एक भाषा होता है, उसका खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, बहुत सा ऐसा है। तो हम लोग जब जस्टिस बोलते हैं तो आखिरी छोर पर जो खड़ा है समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, कि हम लोगों का इस प्रदेश में सबसे कमजोर वर्ग कौन है? सबसे कमजोर जो अपना घर नहीं बना पाता है, जो अपना खाना पीना का व्यवस्था नहीं कर पाता है, उस तक हम कैसे सुविधा पहुंचाए? संविधान में जब हम जस्टिस का बात करता है, जस्टिस एकदम इंडिविजुअल तक चला जाता है, फिर उसके बाद में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ द इंटायर कम्युनिटीज, ये बहुत बड़ा बड़ा शब्द है। ये सारा समझ आता है जस्टिस पर कि आखिरी दम तक आदमी को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। तो ये मैं मानता हूं कि आज हम लोग सब यहाँ आदरणीय गवर्नर साहब के साथ में बैठ करके हमारे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी, जो बहुत पढ़ा लिखा और एक विद्वान राजनेता है, पत्रकारी करके बहुत उन्होंने अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस प्राप्त किया, फिर बाद में जाकर के हमारे पार्लियामेंट में आए, वो दोनों आज हैं। बाकी हम लोग यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्ट जवाबदेही मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, डिप्टी सीएम, जितना मिनिस्टर, एमएलए, पंचायत, हम लोग सब जवाबदेही है।
हम लोग सब अरुणाचल के लोगों ने सेवा के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दिया है। तो उस जिम्मेदारी में हम लोग अपने अपने काम कोशिश कर रहा है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए एक दो बातें आखिरी में कहूंगा। जो सरकार का जो मूल मंत्र होता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा सरकार गरीबों पे समर्पित है और हमारा जो मूल भाव होगा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करके 5 साल देश को सेवा किया। फिर उसको जोड़ते हुए सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ते हुए पूरा समावेही इंक्लूसिव अप्रोच से सबको साथ में लेके चलना है, इसी भाव के साथ में काम करने शुरू किया है। आज देश भर में जो संविधान दिवस मना रहे हैं, दिल्ली में भी मैं कई बार वहाँ पार्टिसिपेट किया। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के जो आप कार्यक्रम का रचना करते हैं, जिसमें बहुत सा चीज सोच करके कि प्रोग्राम एक मीनिंगफुल पर्पसफुल हो, जिसका एक बहुत ही प्रभाव हो, लोगों तक इसका इफेक्ट पड़े, इस तरीके के जो कार्यक्रम किए हैं मैं बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में हरिवंश जी, आप दिल्ली से आए, गवर्नर साहब और हम लोग सबके साथ में आप यहाँ हमारे बीच में आए। आपका भी मैं, क्योंकि लोकसभा एमपी हूँ, इस जगह का मैं लोकल एमपी होने के नाते आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और फिर से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि और कहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं अपना बाकी जो पॉइंट्स है मेरे मन में है या कुछ पॉइंट्स मेरे पास था, मैं स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से भी सुनेंगे, आदरणीय गवर्नर साहब से भी सुनेंगे, और फिर हरिवंश जी का जो थॉट प्रोवोकिंग उनका अंदाज है, उनका विचार है, उनका हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।